स्टूडेंट्स, हम लोग म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में म्यूटेशन हो चुका था। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में है। ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बता दिए डीएनए से आरएनए का बनना। फिर हम लोगों ने आपको कुछ प्रोसेस बताया होगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बताए। और अब हम लोग आ गए हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड को। एक छोटा सा पैरा है एनसीईआरटी में 4-5 लाइन का। इसको बस एनसीईआरटी के लाइन को ही लिखे हैं, लेकिन उसी चीज़ों को हम समझा रहे हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए 3 लेटर आपको याद रखने हैं। 3 तो एमआरएनए एक डीएनए है, इससे बनता है एमआरएनए। डीएनए से बनता है एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए में डीएनए पे जो भी सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। डीएनए में मान लो यहाँ पे है CAT, तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए में क्या होगा? C का कॉम्प्लीमेंट्री G होगा। A का T होता है, लेकिन चूंकि ये आरएनए है U होगा और T का A होगा, तो GUA को जेनेटिक कोड कह देंगे। जेनेटिक कोड आपको इसके प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया है। तो मैसेंजर आरएनए में 3 लेटर्स को नाइट्रोजन बेसिस के जेनेटिक कोड कह दिए। ध्यान से समझते जाना, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक में ट्रांसलेशन पे पहुंचेंगे और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। किस मामले में? समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा, लेकिन चीजों को तुमको मैं ऐसे बताऊंगा एज इफ तुम चीजों को देख रहे हो। और अगर कोई चीजें दिख रही हैं तो टफ नहीं हो सकती हैं। अगर कोई चीजें आपको दिख रही हैं तो वो टफ हो ही नहीं सकती हैं। इसीलिए जिसको हम लोग बहुत टफ मान रहे थे वो बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले चलो जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में म्यूटेशन कर दिए, मतलब 3 लेटर्स के, ये 3 लेटर में हम लोग म्यूटेशन कर सकते हैं। इस म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बेस को या तो डिलीट कर देते हैं या एक नए बेस को ऐड कर देते हैं। तो जेनेटिक कोड कैसे बदलता है जरा देखो। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, राम हैज अ रेड कैप। राम के पास लाल रंग की टोपी है। अब ये मान लो ये सब 3 लेटर के हैं, ये ध्यान से देखना। ऐसा नहीं लिखे हैं कि राम हैज ए ग्रीन कैप। ग्रीन नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि सभी में 3 लेटर्स होने चाहिए। ये 3 लेटर्स एमआरएनए के क्या कहलाते हैं? एमआरएनए में मिलने वाले 3 लेटर को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो ये 3 लेटर अभी आप समझ लो कि जेनेटिक कोड है। अगर ये एमआरएनए होता तो ये राम हैज नहीं होता, ACT की जगह पे U और G, इन्हीं में से कुछ लेटर्स होते, इन्हीं में से कुछ लेटर्स होते। तो क्या देखें हम लोग, राम हैज रेड कैप, हमने एक सेंटेंस लिखा और अब हम लोग यहां पे एक एरो दिए और बोले कि यहां पे B को इंसर्ट कर देते हैं। B नामक नाइट्रोजन बेस को डाल देते हैं। जैसे ही B नामक नाइट्रोजन बेस को डालेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे इंसर्शन। इंसर्ट कर दिए, किसी चीज के अंदर किसी चीज को घुसा देना इंसर्शन कहलाया। किसी चीज को निकाल देते तो हम लोग डिलीशन कहते हैं। तो पहला काम किए, इंसर्शन कर दिए। देखो तो वर्ड कैसा बना। चूंकि हमेशा जेनेटिक कोड 3 लेटर का ही बनेगा। हमेशा जेनेटिक कोड कितने लेटर का बनेगा? हमेशा ये 3 लेटर का बनेगा। तो शब्द क्या हो जाएगा? राम हैज BRE, ब्रे, कोई मीनिंग नहीं निकला। EDC, BRE हो गया। DCA, कोई मतलब नहीं निकला। P अलग हो गया। मतलब इधर के जेनेटिक कोड जो थे, अब वो क्या नहीं बनाएंगे? जेनेटिक कोड ही एमिनो एसिड के सिंथेसिस में फाइनल रोल प्ले करता है। ये मीनिंगलेस हो गए, ये मीनिंगलेस हो गए। एक शब्द, एक लेटर के इंसर्शन से, एक नाइट्रोजन बेस के इंसर्शन से बाकी के इधर के सारे एमिनो एसिड बेकार हो गए। मतलब सब जेनेटिक कोड क्या हुआ? ऐसा बना जिससे कोई एमिनो एसिड नहीं बन रहा था, मीनिंगफुल नहीं रहा। अब हम लोग 2 लेटर डालते हैं। B के बाद G डाल रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? देखो इंसर्ट कर रहे हैं G को। राम हैज, कहां पे हम लोग इंसर्ट किए? नहीं, पहले I कर रहे हैं, B के बाद I कर रहे थे। यहां पे B की इंसर्ट, फिर I कर रहे हैं यहां पे। तो I B और R के बीच में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? राम हैज BIR, I ऐड हो गया यहां पे, BIR EDCAP। तो ये इधर का फिर देखो तो
अभी भी ये मीनिंगलेस हो गया, अभी भी ये मीनिंगलेस हो गया। अब तीसरा लेटर जी, जी को ऐड करेंगे यहां पे। अब क्या हो जाएगा, BIG, राम हैज बिग, RED, रेड कैप। अब सबके सब फिर से मीनिंगफुल हो गए। मतलब जब 3 बार एडिशन किए, 3 न्यू लेटर्स का एडिशन किए, 3 न्यू नाइट्रोजन बेसिस डाले, तो शायद वो एक जेनेटिक कोड हो गए और बाकी के जेनेटिक कोड पहले से मीनिंगफुल थे। तो इस तरह से एक एक करके इंसर्शन से हम मीनिंगलेस या मीनिंगफुल एमिनो एसिड को बना सकते हैं। इस तरह के म्यूटेशन को जब एक नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं ना, तब हम इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट होगा ना, बहुत से डीएनए के लंबे सीक्वेंस में किसी एक जगह की बात कर रहे थे, ये तो छोटा सा पॉइंट होगा। क्या होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, इसीलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग डिलीट करके देखते हैं जरा सा। अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो भी लगभग ऐसा ही फेनोमेनन आएगा, लगभग ऐसा ही फेनोमेनन आएगा। हम चलो डिलीट करके देखते हैं। डिलीट कैसे करते हैं, पहले हम लोग आर को डिलीट कर देते हैं। राम हैज रेड, रेड, तो अब क्या हो जाएगा जरा देखो तो। अगर हम आर को डिलीट कर दिए तो अब इसका नीचे जो होगा वो क्या होगा, देखते जाना। यहां पे हम लोग इसको जरा चेंज करते हैं। तो आर को डिलीट कर दिए तो इधर क्या हो जाएगा, EDC, और इधर हो जाएगा AP। ये पूरा डिलीट हो गया। तो ये फिर क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। ये फिर क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। मतलब डिलीशन हो या एडिशन हो, एक या 2 नाइट्रोजन बेसिस, कभी कभी 3 नाइट्रोजन बेसिस से भी मीनिंग जो है वो हो सकता है कि मीनिंगफुल नहीं रहा है। तो एक नाइट्रोजन बेस को ऐड करेंगे, जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा रीडिंग करने का जो फ्रेम था वही बदल गया। इसीलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पढ़े थे, म्यूटेशन वाले चैप्टर में इसको पढ़े थे हम लोग बच्चों, और बताए थे दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्योंकि रीडिंग फ्रेम पहले था राम हैज अ रेड कैप, बाद में हो गया राम हैज, रेड की जगह पे हम लोग दूसरा वर्ड डाले EDC हो गया पूरा का पूरा। फिर उसके बाद डाले राम हैज BIR EDC। मतलब पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम बदलता जा रहा है। कहां से, जहां से इंसर्ट किए वहां से आगे, या जहां से डिलीट किए वहां से आगे। तो इंसर्शन हो या डिलीशन हो, ये पूरे रीडिंग फ्रेम को बदल देता है और ये बड़ा म्यूटेशन को कॉज करता है। ये म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन के चलते जेनेटिक कोड बदल जाएगा, जेनेटिक कोड बदल जाएगा तो एमिनो एसिड बदल जाएगा, एमिनो एसिड बदल जाएगा तो प्रोटीन बदल जाएगा, और प्रोटीन बदल गया तो एंजाइम बदल जाएगा, और एंजाइम बदल गया तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही थी वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया। नॉर्मली हम लोग क्या क्या जानते हैं, नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक हम लोग इस केस को देख रहे थे, हीमोग्लोबिन, है ना। हम लोग इस पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा रिजल्ट देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ा रहे थे आपको, उसमें दिखाए थे, क्या दिखाए थे, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले में डीएनए के CTC पे एक हमको चेंज दिखता है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेड सेल्स में, जो रेड सेल्स होगा, ब्लड होगा, उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले जीन में CTC दिखता था। CTC से बनने वाले mRNA में GAG आएगा। ये mRNA बना, डीएनए के टेम्पलेट पे ये बना के देख रहे थे। ये सिकल सेल एनीमिया में दिखाए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। और ये GAG से ये था जेनेटिक कोड। एक जेनेटिक कोड से एक एमिनो एसिड बना, और ये 6 नंबर के सीक्वेंस वाले ग्लूटामीन नामक एमिनो एसिड को बनाता है। और ये जो ब्लड का हमारा हम लोग दिखा रहे थे सीक्वेंस था, उसमें पहले नंबर पे वैलिन था, दूसरे पे हिस्टीन था, तीसरे पे ल्यूसीन था, चौथे पे थ्रोम्बिन था, पांचवें में प्रोथ्रोम्बिन था, छठे में ग्लूटामीन था, सातवें में ग्लूटामीन था। तो ये अब हम लोग बोले कि इस तरह के नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले डीएनए के जीन में एक म्यूटेशन करा दिए, CTC में T को रिप्लेस कर दिए, T की जगह पे A आ गया। ये था रिप्लेसमेंट, ये था रिप्लेसमेंट। अब देखो इस परिवर्तन से क्या हुआ, अब पहले जेनेटिक कोड था GAG, mRNA में मिलने वाले 3 लेटर को जेनेटिक कोड कहते हैं। अब हो गया GUG, अब क्या हो गया GUG, क्योंकि
यहां पे चेंज हो गया ना, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होता है आरएनए में, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हुए थे। अब ये जो जेनेटिक कोड बना, ये बनाता है वैलिन। वैलिन, अब ग्लूटामिन नहीं बन रहा है, अब वैलिन बन रहा है। बाकी के सभी 1 2 3 4 5 और 7 एमिनो एसिड सेम थे, एक एमिनो एसिड 6 नंबर का बदल गया, ग्लूटामीन की जगह पे वैलिन आया, और आरबीसी का शेप, जो आरबीसी गोल था वो तुरंत सिकल शेप्ड हो गया, इसका एरिया कम हो गया। अब ये कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बॉडी एनेमिक हो जाएगा, आदमी को एनीमिया हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा म्यूटेशन, तो ये था सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग डिस्कशन किए। पॉइंट म्यूटेशन में इंसर्शन किए और डिलीशन करें या सब्स्टिट्यूशन कर दें। यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके दिखाए, ए के जगह पे हम लोग यहां से हटाए और दूसरे को डाल दिए, तो ए को रिमूव किए और यहां पे टी डाले, है ना। तो एक चेंजेस से टी की जगह पे ए डाले, इस एक चेंजेस से आरबीसी का शेप गोल की जगह सिकल सेल हो गया, कचिया के समान हो गया, इसका एरिया कम हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी कम हो गई, इसीलिए आदमी एनीमिक हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन हुआ, और ये तुमको शो कर रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक चीज का, एक बेस का, या तो इंसर्शन हो जाए, या डिलीशन हो जाए, या सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ये बड़े से बड़े चीज को कॉज कर सकता है, बड़े से बड़े चीज को कॉज कर सकता है। तो तीन नाइट्रोजन के बेस को हम लोग, नाइट्रोजनस बेस जो एमआरएनए में 3 होता है, वो एक कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाता है। जैसे ट्रिपल यू, अगर हम लोग लिखते हैं, अगर कहीं पे ट्रिपल यू है तो ये फिनाइल एलेनिन बनाएगा, ये फिनाइल एलेनिन बनाएगा, इंडिया में भी बनाएगा, प्लांट में भी बनाएगा, एनिमल में भी बनाएगा। और अगर डबल यू ए है, अगर डबल यू ए है तो ये ल्यूसीन बनाएगा। मतलब नाइट्रोजनस बेस के 3 के सीक्वेंस से अमीनो एसिड का बनना तय है, और डबल यू ए अगर है तो ये क्या बना दिया, हम लोग बोले ल्यूसीन बना दिया, ल्यूसीन बना दिया। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, अगर यूसीयू है तो ये सेरीन नामक एमिनो एसिड को बनाएगा। अगर यूसीयू है तो 3 बेसिस से कोई ना कोई एमिनो एसिड बनता है, कोई ना कोई एमिनो एसिड बनता है। तो ये हम लोग जान गए। ये छोटा सा टॉपिक था, ये समझ में आ गया। अब फिर एनसीईआरटी में उसके बाद है एक टॉपिक छोटा सा, ट्रांसफर आरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? अब तो पहले सबका मीनिंग जानते हैं बच्चों। अडेप्टर, हम लोग मोबाइल चार्जर को अडेप्टर भी कहते हैं। वो क्या करता है, एक साथ 2 काम कर रहा होता है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, एक साथ 2 काम किया, एक तरफ वो करंट लिया और दूसरी तरफ मोबाइल को चार्ज किया। इसी तरह से एक साथ 2 चीजों को काम करने वाले को अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या, ट्रांसफर आरएनए का ये मॉडल दिखा रहे थे। अब हम लोग ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं, कैसा होता है ट्रांसफर आरएनए। तो नॉर्मली डीएनए के सेगमेंट पे एक आरएनए बनाए, इसका नाम बोले मैसेंजर आरएनए। इसी सेगमेंट पे एक और आरएनए बनता है जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये भी पतला और लंबा होता है, लेकिन इसमें फोल्डिंग हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। और फोल्डिंग ऐसे वैसे नहीं होती है, फोल्डिंग तो ऐसे ही होती है कि इनके बीच में, बेसेस के बीच में बॉन्डिंग भी होने लगती है। मतलब ये यहां से शुरू करते हैं, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये एक धागा था, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, इसको खोल देते हैं। ये 5 प्राइम एंड अगर है तो ये खोलना शुरू किए हम, तो ये लंबा धागा दिखा दिए। तो 5 प्राइम एंड पे हम लोग किसी भी चीज की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में 5 प्राइम एंड ये वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, यहां पे लिखे हैं 5 प्राइम एंड, यहां पे लिखे हैं जी। हम लोग ट्रांसफर आरएनए का मॉडल दिखा रहे हैं। इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल का नाम दिया गया। क्लोवर एक प्लांट है जिसके पत्ते में 3 बड़े बड़े लीफलेट्स होते हैं, और ये कनाडा का, हम लोग कहते हैं कनाडा में ये पत्ता बहुत पाया जाता है। तो क्लोवर लीफ मॉडल इसका इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये क्लोवर के लीफ की तरह इनमें 3 इसमें लूप्स दिखाई देता है। तो ये बॉन्डिंग, ये एक थ्रेड जो बड़ा सा था, इसको ट्रांसफर आरएनए
जैसा था वो अभी वैसा नहीं दिखेगा। बना तो था ये लंबा ऐसा, लेकिन बाद में ये इस तरह से फोल्ड हो गया और एक लूप, सेकेंड लूप, छोटा आर्म, फोर्थ लूप और फिफ्थ ये 3 प्राइम एंड दिखने लगा। तो तुमको समझ में आ गया होगा ये कैसा था, एक लंबा स्ट्रक्चर विथ 5 प्राइम एंड, इसके बाद स्ट्रेट चला, स्ट्रेट चला, स्ट्रेट चला, स्ट्रेट चला और 3 प्राइम एंड। लेकिन इसको छोड़ दिए तो ये इस तरह से फोल्ड हो गया और जहां जहां पे फोल्डिंग दिख रही है सब जगह कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस दिख रहा होगा। अगर यहां पे एडेनिन है यहां पे यूरासिल होगा, यहां पे गुआनिन है तो यहां साइटोसिन होगा, यहां पे एडेनिन है तो यहां पे यूरासिल होगा, यहां पे गुआनिन है तो यहां साइटोसिन होगा। इस तरह से बॉन्डिंग दिख रही है। किस जगह पे बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ ये लूप में मिलने वाला बेसिस बेचारा अकेला है और बाकी जगह पे तो ये इस तरह से बाइंड कर गया है। नॉर्मली ऐसा आरएनए का कैरेक्टर नहीं होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहां पे ये डबल स्ट्रैंडेड दिख नहीं रहा है, बल्कि बोलेंगे ये एक लूप बना दिया। इसी क्रम में जो जो पेयरिंग वाला पोर्शन था वहां पे पेयरिंग हो गई। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। 5 प्राइम एंड पे एक बेस में एक एमिनो एसिड मिलता है जिसका नाम है गुआनिन। गुआनिन मिलता है ना। तो हम लोग याद रखेंगे गुआनिन से बोलते हैं गुड़। गुड़ मीठा होता है। गुड़ कैसा होता है, खाते हैं मीठा होता है। तो 5 प्राइम एंड से कुछ चीज की शुरुआत होती है तो हम लोग बोलते हैं अच्छा चलो कोई चीज का शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, शुरुआत में क्या हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 5 प्राइम एंड इज द बिगिनिंग और यहां पे कुछ मीठा हो गया तो 5 प्राइम एंड पे थोड़ा सा गुड़ लगा दिए, मीठा हो गया भाई। गुआनिन, गुड़ से गुआनिन नाम याद रहेगा। गुआनिन कहां पे अटैच्ड है, 5 प्राइम एंड पे लगा हुआ था और अब ये थ्रेड चलना शुरू हुआ और ये पहला टर्न लिया। इस पहले लूप का नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज लूप। क्या नाम रखे इसका, एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। ये एमिनो एसिड को बाइंड करने के लिए बना है। हालांकि एमिनो एसिड यहां पे बाइंड नहीं होगा, लेकिन इस लूप का नाम दिया गया है एमिनो एसिड, है ना, सिंथेटेज। आप देखो ध्यान से, एज लगा दिए यहां पे, अब तुमको समझ में आ जाएगा। एज लगा दिए, सिंथेसिस। बेसिकली इस ट्रांसफर आने का काम क्या है, एक एमिनो एसिड को पकड़ेगा और ये अपने एंटीकोडोन से मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए के कोडोन को मैच करेगा। मैसेंजर आरएनए में 3 लेटर्स को कोडोन कहते हैं और ट्रांसफर आरएनए में एक एमिनो एसिड को कैच किया और उसको डालेगा कहां पे, राइबोसोम्स पे, जहां पे कि प्रोटीन को बनना है। राइबोसोम्स जुड़ जाएगा तो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन ये कहां डालेगा, इससे मैच कराएगा। अगर कोडोन और एंटीकोडोन मैच कर गया, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये अपने पास इसके 3 प्राइम एंड पे एक एमिनो एसिड को ये पकड़ के लाया था। उस एमिनो एसिड को ये ड्रॉप करेगा राइबोसोम के बड़े वाले टुकड़े पे, राइबोसोम्स के बड़े वाले टुकड़े के एक साइट पे, जिस 2 साइट इसमें है, एक का नाम है ए साइट, एक का नाम है पी साइट और एक का नाम है ई साइट, है ना। ये देख रहे हैं 3 साइट होता है। तो पहले वो आता है एमिनो एसिड ए साइट पे, फिर वो शिफ्ट होता है पी साइड। का मतलब ये हो गया पॉलीपेप्टाइड साइड। अब यहां पे एमिनो एसिड जुड़ना शुरू करेगा। एमिनो एसिड क्या होगा, जुड़ना शुरू करेगा। तो अब फिर देखो कॉन्सेप्चुअल वो यहां पे क्या था। हम लोग अभी टीआरएनए का खाली मॉडल को समझो, इसके बाद जो टॉपिक होगा वो ट्रांसलेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लोगे। एनसीईआरटी आपको उसके बाद बहुत आसान लगेगा और नीट के क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला लूप का नाम हो गया एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। ये वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। एज किसी भी एंजाइम का टाइटल होता है, किसी भी नाम के पीछे एज लगा हो समझ जाना ये एंजाइम है, और एंजाइम की कहानी उसके शब्दों में है। एमिनो एसाइल सिंथेटेज, वो जो एमिनो एसिड को जोड़ेगा ना, उसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और यही वो एरिया है जहां से एक एंजाइम बनेगा बाइंडिंग करने के लिए, एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए। तो पहला लूप का नाम आ गया। पहला किधर से, 5 प्राइम एंड से। ये ध्यान रखना, 5 प्राइम एंड में गुड़ लगा हुआ था, इसी एरिया से काउंट किए हैं। अब आएंगे सेकेंड लूप को। सेकेंड लूप में
7 बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजन बेस के 7 बेस पेयर होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 लिखे हैं क्योंकि ये 3 एंटी कोडोन है। आउट ऑफ 7 2 दाएं तरफ, 2 बाईं तरफ, बीच में 3, ये 3 एंटी कोडोन है। ये 3 मैच करेंगे कोडोन से, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये अमीनो एसिड को ड्रॉप करेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो ये ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो एसिड को लेके बाहर निकल जाएगा। तो ये दूसरा हम लोग जान गए। तीसरा एक छोटा सा आर्म होता है और चौथा एक और लूप होता है। चौथे लूप को राइबोसोम बाइंडिंग लूप कहते हैं। यही वो एरिया है जो हेल्प करेगा इस राइबोसोम को जोड़ने में। राइबोसोम्स चूंकि मैसेंजर आरएनए निकला, वो राइबोसोम से जुड़ा था, वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के छोटे छोटे टुकड़े में जुड़ा हुआ है। और अब आ गया ट्रांसफर आरएनए, अब आ रहा है ट्रांसफर आरएनए, और तब आएगा ये बड़ा वाला इसका लूप है ना, बड़ा वाला राइबोसोम्स का पार्ट। तो ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ना है, ट्रांसफर आरएनए को, ये ट्रांसफर आरएनए इसको भी राइबोसोम से जोड़ना है। जोड़ने के लिए जो लूप होगा वो 4th लूप होगा। काउंटिंग किधर से कर रहे हैं, 5 प्राइम एंड की तरफ से कर रहे हैं, ये 4th लूप होगा और इसका नाम लिखे राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। अब ये एंड कर गया, अब ये 3 प्राइम एंड की ओर एंड कर रहा था। हमेशा 3 प्राइम एंड पे 3 बेसेस फिक्स्ड होते हैं और उस बेस का नाम है CCA। तुमको अगर ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया, डायग्राम दे दिया एनसीईआरटी का, और पूछेगा टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, नाम भी लिख दिया, व्हाट आर द बेसेस, और उसका ऑप्शन देगा ACC, कभी मत टिक करना, CCA को टिक करना। क्यों? क्योंकि रीडिंग होगी 5 प्राइम एंड से, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर हम लोग पढ़ेंगे चीजों को, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ पढ़ेंगे। इसीलिए कभी भी इसको ACC नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, CCA, क्योंकि ये तो एंड हो रहा है। शुरुआत हम लोग किसी किताब की करते हैं, राम यहां पे लिखे राम हैज रेड कैप, नहीं, राम हैज रेड कैप। तो क्या हम लोग इधर से पढ़ेंगे इसको? नहीं, इधर से ना पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो पैक हो जाएगा, पैक हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे हम लोग किधर से पढ़ रहे हैं, ये क्लियर हो गया ना आपको, ये क्लियर हो गया। 5 प्राइम एंड्स की तरफ से पढ़ेंगे, ये CCA होगा। इसी 3 प्राइम एंड पे एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। एमिनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, इसीलिए ट्रांसफर आरएनए भी कम से कम 20 तरह का होगा। लेकिन जब सेल के अंदर देखे तो मन खुश हो गया, 60 टाइप्स ऑफ टीआरएनए इज अवेलेबल, 60 तरह के 60 टाइप्स ऑफ टीआरएनए इज अवेलेबल। तो 20 एमिनो एसिड के लिए सफिशिएंट था ये। एक एमिनो एसिड को एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए ही लेके आता है ना, एक एक एमिनो एसिड के लिए ट्रांसफर आरएनए बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। तो ये जो हम लोग मॉडल बताए, इसमें अडेप्टर इसका नाम क्यों पड़ा ये देखना है हमको। इसका अडेप्टर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक तरफ ये राइबोसोम से जुड़ेगा और दूसरी तरफ एमिनो एसिड से भी, एमिनो एसिड को भी जोड़ेगा अपने तरफ। एक तरफ ये राइबोसोम से जुड़ रहा है और दूसरी तरफ किसको होल्ड कर रहा है, इस तरह से एमिनो एसिड को पकड़ रहा है, एक साथ दो काम कर रहा है। इसका नाम रखेंगे अडेप्टर। अडेप्टर का तुमको मतलब बताए थे। इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं क्योंकि 1% m मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में ये डिसॉल्व कर जाता है। अगर हम लोग इसको डाल दें 1% m सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट के सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड में, तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। इसीलिए इस ट्रांसफर आरएनए को कभी कभी सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। इसका एक और नाम लिख दिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में, किसको सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, क्योंकि सॉल्युबल आरएनए कहते हैं इसलिए दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, मॉड्यूल्स में भी नहीं मिलता, ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? क्यों बोलेंगे भाई सॉल्युबल आरएनए? किसी का नाम रख देंगे तो कुछ कारण होगा ना। तो तुम्हारे पास इसका ऑप्शन मिला, तुमको आंसर मिला, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन 1 m सोडियम क्लोराइड, इसीलिए इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। और वॉल्यूम वाइज जितने भी आरएनए थे उनका 50% तो ये ट्रांसफर आरएनए का पार्ट है। और सबसे ज्यादा कौन सा था बताए थे हम लोग, राइबोसोमल आरएनए, जो बॉडी ऑफ राइबोसोम्स को बनाएगा। इस पूरे मॉडल पे हम लोग जो वर्कआउट किए, फ्रांसिस क्रिक नामक साइंटिस्ट इस अडेप्टर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, जो हम लोग अभी समझा रहे थे कि एक साथ वो, एक तरफ वो किससे जुड़ रहा था, राइबोसोम से, और दूसरी तरफ वो किसको होल्ड कर रहा था, ये टिप से
एमिनो एसिड को पकड़ रहा था, एक साथ दो दो काम कर रहा था। क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन, अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि अडेप्टर आप लगाते हैं मोबाइल के चार्जर में तो डीसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके मोबाइल को चार्ज कर रहा है, एक साथ दो काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो वन हैंड रीड कोड, एक तरफ वो कोड को क्या कर रहा था, तो जब ये राइबोसोम से जुड़ा तो इस कोड को रीड करने के लिए एंटीकोडोन मैच कर रहा था। तो राइबोसोम से जुड़ना का पर्पस क्या था? उसी राइबोसोम से मैसेंजर आरएनए लगा हुआ था और उसी मैसेंजर आरएनए में 3 लेटर थे। कौन कौन से? कोडोन, जेनेटिक कोड। मैसेंजर आरएनए में नाइट्रोजन बेस के 3 लेटर को कोडोन कहते हैं और वो कोडोन यहीं पे थे। इसी को रीड करने के लिए एंटीकोडोन काम कर रहा था और एंटीकोडोन जब कोडोन से मैच किया, ये अमीनो एसिड को क्या करेगा और दूसरी तरफ ये अमीनो एसिड को कैच करके ला रहा था। On the other hand, bind specific amino acid and bind, और क्या बोलेंगे? दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये मैच करा रहा था, दूसरी तरफ अमीनो एसिड को भी कैच कर रहा था। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसी अमीनो एसिड को इसको ड्रॉप करना है। और अमीनो एसिड का टाइप हम लोग बता चुके हैं, देयर आर ओनली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। सिर्फ 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रांसफर आरएनए की बात बोलते हैं, सेल के अंदर देखते हैं तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि 60 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज देयर। हर एक अमीनो एसिड के लिए 1 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज देयर। चेन इनिशिएटिंग कोडोन के लिए आउजी और जाओजी बताए थे। आउजी और जाओजी के लिए भी एक अलग अलग चेन इनिशिएटिंग कोडोन के लिए भी कौन है? ट्रांसफर आरएनए है। सिर्फ किसके लिए नहीं है? तो वह उल्लू आया, उल्लू जी आया और उल्लू आ गया। देखो 3 UUA, उल्लू आया, उल्लू जी आया, उल्लू आ गया। ये तीनों टर्मिनेटिंग कोडोन है। उआ, उगा एंड उआग, हम लोग ये कहानी बताए थे। उआ, उगा एंड उआग। उल्लू आया, उल्लू जी आया, UGA, उल्लू आ गया। ये तीनों के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है तुम्हारे नीट का, किसके लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं है? तो टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। इनिशिएटिंग कोडोन के लिए इनिशिएटर, चेन इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है, इनिशिएटिंग है। लेकिन टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए कोई। तो फॉर इनिशिएटिंग कोडोन इनिशिएटर आरएनए इज देयर, इनिशिएटर आरएनए है। लेकिन टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए देयर इज नो टीआरएनए फॉर टर्मिनेटिंग कोडोन। तो ये तुमको 2 पोर्शन अभी हम लोग देखे हैं बच्चों, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, एक छोटा पोर्शन एनसीईआरटी का, और उसके तुरंत बाद था टीआरएनए के अडेप्टर मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहे थे। इस मॉडल को हम लोग क्लोवर लीफ के से कंपेयर किए और बोले क्लोवर लीफ मॉडल। लेकिन जब हम इसका 3 डायमेंशनल स्फीयर देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो ये इन्वर्टेड उल्टा हुआ एल की तरह दिखता है। एल ऐसा होता है ना, उल्टा, ये ऐसे एल की तरह दिख रहा था, ऐसे एल की तरह दिखता है ना, इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है। कॉगल नामक साइंटिस्ट इन्वर्टेड एल के बारे में बताए थे। तो 3 डायमेंशनल स्फीयर वाज इन्वर्टेड एल शेप्ड। किम एंड क्लग नामक साइंटिस्ट इसके इस शेप के बारे में बताए थे। ये शेप 3 डायमेंशनल है और ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल दिखता नहीं है, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल दिखता है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 2 डायमेंशनल डायग्राम की हमको जरूरत पड़ जाती है, 2 डायमेंशनल डायग्राम की जरूरत पड़ जाती है। तो ये तुम्हारा पोर्शन खत्म हो गया, टीआरएनए एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब हम लोग ये जो क्लास हम लोग का हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। यहाँ पे बहुत सी बेसिक बात हम लोग बताए। इसके बाद अब सिर्फ 3 छोटे छोटे टॉपिक बच गए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के। एक है ट्रांसलेशन, उसके बाद आएगा ऑपरेन कॉन्सेप्ट, है ना, और फिर हम लोग आएंगे ट्रांसलेशन के बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और फिर आएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब बहुत थोड़े से पोर्शन हम लोग के रह गए हैं। तो इस क्लास के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे टू आवर नेक्स्ट क्लास, और तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक एक करके सारे क्लासेस को ऑब्जर्व करो।
पहली बार को बहुत ध्यान से देखो, अपना नोट्स बनाया करो। दूसरी बार बहुत फास्ट वीडियो को देखो और रिकॉल करो और एनसीईआरटी को पढ़ो और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दो। ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सी किताबें हैं मार्केट में, किसी भी किताब को ले लो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। आपके 100% क्वेश्चंस बन जाएंगे। और बैकलॉग क्वेश्चन जो तुम्हारा था ना 25 ईयर्स बैक, हमने कहा वो भी हमारा बहुत ध्यान रहता है कि उनमें भी कोई क्वेश्चंस तुम्हारे टॉपिक में छूटे नहीं, तो उनको भी हम लोग अपने पढ़ाने के क्रम में इंसर्ट कर दिया करते हैं, इसीलिए वो भी क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व होंगे। तो थैंक यू और वॉच इट वेरी प्रॉपरली। अपने वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो और तुम्हें मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है और ये कसम खा के तुम्हें आगे बढ़ना है। गुड नाइट।